हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो नेशनलिस्ट को ये एक्सपेक्ट रहता है अंग्रेज़ों से कि कुछ पॉलिटिकल गेन जो है वो हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट लोगों के अंदर राइज होने लगे। इस चीज़ से जब अंग्रेज़ वाकिफ़ होते हैं तो वो कैरेट एक बार दोबारा से आते हैं, कैरेट एंड स्टिक वाली। और कौन सी कैरेट देते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये हम पढ़ेंगे। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सबसे पहले, नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कुड बी पेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1858 लाया जाता है उसमें ये पोस्ट क्रिएट की जाती है SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पे किया जाता था, जो सैलरी दी जाती थी, वो इंडियन ट्रेजरी से दी जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहाँ पर रिफॉर्म किए गए। इस एक्ट 1919 में क्या रिफॉर्म किया? सबसे पहले SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को पेड किया जाएगा ब्रिटिश ट्रेजरी से। दूसरा क्या? प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या प्रोविजंस लाए गए? सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रिफॉर्म की गई? सबसे पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में देखते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर हैं। इनमें से आउट ऑफ विच 3 विल बी इंडियंस। 6 में से 3 जो होंगे वो इंडियंस होंगे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दूसरा जो कंसेप्ट है फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इस 1919 एक्ट में। कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। फेडरलिज्म कंसेप्ट क्या है? डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और 2 लिस्ट प्रिपेयर की जाएंगी, एक सेंटर के लिए, दूसरी प्रोविंस के लिए, प्रोविंशियल, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। उसके बाद एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, न्यू पोस्ट क्रिएटेड कॉल्ड हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और ये लंदन में थी। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। अब हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस, क्या प्रोविजन लाए गए। सेंट्रल लेजिस्लेचर वो था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यह है सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस हुए? बाई कैमरल सिस्टम। क्या क्या प्रोविजंस लाए गए? बाई कैमरल सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरल सिस्टम, 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, लोअर एंड अपर लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउसेज लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउसेज काउंसिल ऑफ स्टेट को सिस्टम को लाया गया। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे फॉर बोथ हाउसेज। लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर में लॉ बनाया जाता है, लेजिस्लेचर में लॉ बनाया जाता है, और एग्जीक्यूटिव में लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल वो हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या प्रोविजंस लाए गए? पहले हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव जहाँ पर इस लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या प्रोविजंस लाए गए, यहाँ पर हम देखेंगे प्रोविंशियल प्रोविजंस में क्या के लिए क्या प्रोविजन लाए गए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे पहले प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव देखेंगे, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या चेंजेस लाएगी। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव इंट्रोड्यूस डायरकी सिस्टम, डायरकी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी मतलब डबल रूल, डबल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट जिसमें आता है फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिसमें आता है एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये रिजर्व सब्जेक्ट जो होता था ये गवर्नमेंट के गवर्नर जनरल के पास होता था, गवर्नर जनरल के पास होता था, और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स के पास होता, इंडियन मिनिस्टर्स। गवर्नर जो था कंप्लीट कंट्रोल ओवर फाइनेंस, गवर्नर का कंप्लीट कंट्रोल था फाइनेंस के ऊपर, और ये गवर्नर ओवर रूल कर सकता था इन मिनिस्टर्स को। लेजिस्लेचर हैड virtually नो कंट्रोल ओवर गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद हम देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, पीछे हमने पढ़ा प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए। सबसे पहले 70% मेंबर विल बी इलेक्टेड, एक्ट गेव सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, एंड वुमेन वर गिवन राइट टू वोट, नॉट ऑल वुमेन। बट नेशनलिस्ट वर नॉट सेटिस्फाइड। ये जो रिफॉर्म्स लाए गए इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ये जो रिफॉर्म्स किए गए इससे नेशनलिस्ट जो थे वह नॉट सेटिस्फाइड। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इंडियन काउंसिल एक्ट स्पेशल सेशन एट बॉम्बे अगस्त 1918, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, स्पेशल सेशन इंडियन काउंसिल एक्ट का बुलाया जाता है, इसमें अगस्त 1918 में, कहाँ पर, बॉम्बे में, और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बनता है, हसन इमाम, हसन इमाम को प्रेसिडेंट बनाते हैं। यहाँ पर ये डिमांड करते हैं इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फेवर करते हैं गवर्नमेंट के प्रपोजल्स को, 1919 के प्रपोजल को कौन फेवर करता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये कांग्रेस को छोड़कर फाउंड करते हैं अपनी इंडियन लिबरल फेडरेशन। अब लाया जाता है रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट लाया जाता है 1919। ये किसके लिए लाया जाता है, ब्रॉट बाय, अंग्रेज लाते हैं, ब्रॉट बाय ब्रिटिशर। रॉलेट एक्ट 1919 कौन लाता है, ब्रिटिशर लाते हैं, टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है कमेटी अंडर सिडने रॉलेट, आल्सो कॉल्ड रॉलेट कमेटी बोला जाता है या फिर सेडिशन कमेटी बोला जाता है। इसमें 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, 6 मेंबर कमेटी। इसमें क्या बोला गया था, और इसका पूरा नाम, फुल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट का फुल नाम क्या है, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट। अब मेन पॉइंट्स क्या थे रॉलेट एक्ट के, फर्स्ट, anybody could be arrested without warrant just on basis of suspicion, शक के बेस पर लोगों को अरेस्ट किया जाता था। सेकंड, नो ट्रायल इन कोर्ट। थर्ड, नो अपील अगेंस्ट दिस। फोर्थ, पर्सन कैन बी पुट इन जेल फॉर 2 years। ये था रॉलेट एक्ट। इसके बाद इस एक्ट को बोला गया, इंडियंस ने इस एक्ट को क्या बोला कि ये ब्लैक एक्ट है। क्या है, ब्लैक एक्ट, ब्लैक, इंडियंस कॉल्ड ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट, एंड दे अपोज्ड द एक्ट। इंडियंस ने इस एक्ट को अपोज किया और इसको बोला कि ये ब्लैक एक्ट है। गांधी जी स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। अब यहाँ पर गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, यहाँ पर ये रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा को स्टार्ट किया जाता है कब, 24 फरवरी 1919 को
और विड्रा कर देते हैं रॉलेट सत्याग्रह 18 अप्रैल को। अब इसके बाद चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है। ये कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ये इस सत्याग्रह में ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है गांधी जी का। यहाँ पर बिहार में ये सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया जाता है? पीजेंट्स कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो प्लांटेशन। यहाँ पर पीजेंट्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो पीजेंट्स को ज़ोर ज़बरदस्ती क्या करवा रहे थे? कल्टीवेशन करवा रहे थे इंडिगो प्लांटेशन की। इंडिगो पीजेंट्स कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो प्लांटेशन। और इसमें 3/20 ऑफ लैंड फिक्स्ड प्राइस। 320 इसको बोलते हैं तिनकाठिया सिस्टम। क्या बोला जाता है? तिनकाठिया सिस्टम बोला जाता है। तिनकाठिया सिस्टम में क्या होता था? फोर्स्ड कल्टीवेशन सिस्टम। ये फोर्स्ड कल्टीवेशन सिस्टम था। पीजेंट से फोर्सफुली क्या करवाया जाता था? इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाती थी। इंडिगो प्लांटेशन है ये। इंडिगो प्लांटेशन को ग्रो करवाया जाता था। 3 आउट ऑफ 20 कथाज को बोला जाता था बीघा। 20 बीघा ज़मीन, 20 बीघा लैंड जो थी, उसमें से 3 बीघा 3% ज़मीन के ऊपर क्या किया जाएगा? इंडिगो प्लांटेशन को ग्रो किया जाएगा। ये अंग्रेज़ों ने बोला पीजेंट्स को। इनवाइट गांधी जी बाई राजकुमार शुक्ला। फिर इसके बाद गांधी जी को कौन इनवाइट करता है यहाँ पर? पीजेंट्स के लिए। पीजेंट्स जो इस चीज़ से परेशान होते हैं, कल्टीवेशन से, गांधी जी को कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ला। पीजेंट्स सफरिंग को रिड्यूस किया जाए, गांधी जी को बुलाते हैं। अब यहाँ पर वॉन फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया। यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है ये इस चीज़ वॉन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ, ये फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस होती है इंडिया में गांधी जी की। चंपारण एग्रेरियन एक्ट। चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनाते हैं अंग्रेज। कब? 1918 में, जिसमें क्या किया जाता है? एबोलिश्ड टिनकाठिया सिस्टम। टिनकाठिया सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता है। इस तरह से ये फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इंडिया में जीत जाते हैं। यह था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। यहाँ पर 1918 में महात्मा गांधी इंटरवीन बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स। यहाँ पर क्या होता है? वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच लड़ाई होती है। वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच स्ट्राइक करते हैं कौन? वर्कर्स। स्ट्राइक कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। किसके लिए? वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं और डिमांड करते हैं कि 35% इंक्रीज होना चाहिए वेजेस में, कि वर्कर्स की वेजेस को 35% क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। ये वर्कर्स की डिमांड होती है। वर्कर्स स्ट्राइक के ऊपर बैठ जाते हैं। वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच कौन आता है? गांधी जी आते हैं। नॉट यूज वायलेंस। गांधी जी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते। बिना वायलेंस किए हुए ही अंडरटुक फास्ट रखते हैं ऑन टू डेथ। इसके बाद क्या होता है? जो मिल ओनर है एग्रीड, मान जाता है टू गिव 35% इंक्रीज्ड वेजेस, और यहाँ पर वर्कर्स की वेजेस 35% को इंक्रीज किया जाता है। इसके बाद खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल होता है 1918 में। खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल 1918 में। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में ये पीजेंट स्ट्रगल होती है 1918 में। क्रॉप फेल्ड। अब यहाँ खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में क्या होता है? जगह का नाम है। यहाँ पर
क्रॉप फेल हो जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, और इसमें गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू रिमिट लैंड रेवेन्यू। अब पीजेंट्स जो हैं वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया तो लैंड रेवेन्यू कहाँ से दें। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो उन्हें रिमिट भी नहीं कर रही है, कम भी नहीं कर रही है। अब यहाँ पर गांधी जी एडवाइज्ड विद होल्ड पेमेंट टिल रिमिशन। यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि तब तक आप क्या करो, पे को विद होल्ड रखो जब तक गवर्नमेंट रिमिशन ना करे, गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कम ना करे, तब तक विद होल्ड द पेमेंट। उस एट लास्ट गवर्नमेंट रिकवर ओनली फ्रॉम दोज पीजेंट हु कैन एफर्ट। आखिरकार गवर्नमेंट मान जाती है और सिर्फ उन्हीं से रेवेन्यू लेती है जो एफर्ट कर सकते थे। यह था खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल 1918 में। अब इसके बाद इस सत्याग्रह, ये जो 3 सत्याग्रह की थी गांधी जी ने ये 3 सत्याग्रह की, आकर कहाँ, इंडिया में 1915 में इंडिया आए, 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह, 1918 और 1918 में 2 सत्याग्रह की। इसमें फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, और खेड़ा स्ट्रगल 19 चंपारण सत्याग्रह, प्लांट इंडिगो प्लांटेशन, पीजेंट इंडिगो प्लांटेशन, टिनकाथिया सिस्टम, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये किसने की, वर्कर्स ने, पीजेंट ने। और यहाँ पर क्रॉप फेलियर की वजह से ये स्ट्रगल हुई थी। क्रॉप फेलियर, रेवेन्यू को कम करने के लिए बोला कि लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, अंग्रेज़ों को बोला कि लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए। क्रॉप फेलियर की वजह से यहाँ पर ये स्ट्रगल हुई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वर्कर्स ने स्ट्राइक की मिल ओनर के खिलाफ कि हमारी सैलरी को इंक्रीज़, वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए 35%। और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में इंडिगो प्लांटेशन, ज़ोर ज़बरदस्ती पीजेंट से इंडिगो प्लांटेशन की कल्टीवेशन करवाई जा रही थी 3/20% ज़मीन, बीघा ज़मीन के ऊपर, जिसको टिनकाथिया सिस्टम बोलते हैं। फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन करवा रहे थे। ये इन तीनों सत्याग्रह में गांधी जी जो हैं वो सफलता उनको मिलती है। इन स्ट्रगल की वजह से क्या रिजल्ट निकलता है इन सत्याग्रह का। रिजल्ट सत्याग्रह, गांधी जी रिजल्ट ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी क्लोज कंटेक्ट विद मासिस के साथ क्लोज जाकर कंटेक्ट यहाँ पर होता है गांधी जी का कंटेक्ट मासिस, क्लोज कंटेक्ट होता है मासिस के साथ। He was first nationalist leader who identified his life and his manner of living with the life of common people. यहाँ पर 3 स्टेप्स रेज किए गांधी जी ने, 3 स्टेप्स रेज होते हैं सत्याग्रह करने के बाद। कौन से? फर्स्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। दूसरा, फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के खिलाफ फाइट करना। तीसरा, रेजिंग ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।